Hello students, how are you? All well? Today's topic is classification of matters. Now we will study three kinds of matter. First, diamagnetic, second, paramagnetic, and third, ferromagnetic in detail. Okay. तो सबसे पहले तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होता क्या है, तो चलो उसके बहुत ही डीप से शुरू करते हैं कि भाई हमें पता होता है कि कोई भी मैटर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक मोशन में होते हैं। तो यहां पे हमें बात करनी है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। So there are two types of motion. First is orbital motion and second is spin motion. First is orbital, second is spin. अगर बहुत ही केमिस्ट्री को डीप में ना पकड़े तो हम ये बोल सकते हैं कि the orbital motion is in circular path. Like this. Circular path में वो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है कंटिन्यूस. Okay. This circular path form. Otherwise, this circular path like current carrying ring. एक करंट कैरिंग रिंग की तरह ये बिहेव करेगा। कोई भी करंट कैरिंग रिंग होगी उसका खुद का एरिया और करंट होगा, जिसके कारण उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आई ए लगेगा। चलो बाद में वेक्टर देखते हैं क्या लगेगा। डाइपोल मोमेंट आई ए, डाइपोल मोमेंट। बट यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसलिए हम इसे एम डी एम के नाम से जानेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अब हमें यह पता है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक रैंडम अरेंजमेंट में होगी। रैंडमली अरेंज होगी, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट जो रैंडमली अरेंज होगी उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण ये जो मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है वो भी वेक्टर में मिलेगा। तो यहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट होगी, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे अरेंज होगी कि उसका जो वेक्टर सम होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट of all magnetic dipole moments are random, but its vector sum, otherwise, but their vector sum is 0। मतलब कि उनका जो वेक्टर सम है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है, सिर्फ नॉर्मल बॉडी लाइक दिस, ये बॉडी कभी भी एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो अरेंजमेंट है वो टोटली
रैंडम है और उसका जो वेक्टर सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो इसके कारण दिस बॉडी डज नॉट बिहेव एज मैग्नेट, उसे मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। मैग्नेटाइज व्हाट? द प्रोसेस इन विच सिंपल बॉडी बिकम्स अ मैग्नेटिक, मतलब कि जो एक नॉर्मल बॉडी है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उसे मैग्नेट बनाने की जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो इसे मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई भी बॉडी है उसे मैग्नेट बनाना है तो उसे हैवी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो, हैवी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थोड़े टाइम तक उसको अंदर रखो। तो हैवी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि इस जो रैंडम अरेंजमेंट है उसे वो ट्राई करेगा कि कोई भी एक ही डायरेक्शन में वो अरेंज हो जाए। जब एक डायरेक्शन में वो अरेंज हो जाएगी तो वो नॉर्मली मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास भी दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालो तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना। जब इस बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि कोई एक डायरेक्शन में जाती है। सपोज ये उसकी डायरेक्शन, ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है, ठीक है। जब इस डायमैग्नेटिक बॉडी को हम इस फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इस डाइपोल मोमेंट के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। याद करो, चार्ज जब मूव करेगा तो फील्ड के अंदर उसके अंदर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा का फॉर्म, और उसकी मोशन उस रिगार्डिंग चेंज हो जाएगी, जिसके कारण ये जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ उसके ऑपोजिट में सेटअप हो जाएंगे, फील्ड के ऑपोजिट में सेटअप होंगे। लाइक दिस, फील्ड के ऑपोजिट में सेटअप हो जाएंगे। ओके, तो अभी इस बॉडी के बारे में हम ध्यान से देखेंगे क्या होता है। एंटोनिस, तो यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, बाहर की साइड में। मतलब यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हेल्प करेगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बट ये जो फील्ड आ रहा है अंदर की साइड पे, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि मैग्नेटिक फील्ड S2N होगा, और ये जो है वो तो अपनी डायरेक्शन में जाएगा और यहां पे ऑपोजिट होगा। मतलब इनसाइड द मटेरियल देयर इज अ रिपल्सन, हमें वहां पे एक रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा इनसाइड द मटेरियल। इसीलिए ये जो फील्ड लाइन जो अंदर की ओर जा रही थी सारी की सारी अंदर की ओर नहीं जाएगी और वो रिपल होके बाहर की साइड पे चली जाएगी। कैसे? ऐसे। लाइक दिस, बट नथिंग इज 100% आइडियल। तो एक आधी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर से पास हो जाएगी, लाइक दिस। क्लियर? अंदर से वो पास हो जाएगी इस तरह से। तो सारी की सारी लाइन
here repulsion is possible, and due to repulsion external magnetic field lines do not enter inside the substance. वो अंदर की ओर जाएगी, कहीं और बाहर से निकल जाएगी. ओके, why? Because internal magnetic dipole moment form its direction in opposite direction of external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगी, जिसके कारण रिपल्जन होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की ओर नहीं आ सकती. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह ओबीडियंट नहीं होती है. ठीक है, कि भाई मैग्नेट ने बोला कि चलो निकल जाओ तो वो निकल जाएगी. ये नॉन यूनिफॉर्म है, बहुत ही डीट होती है. उसको पता होता है कि ऐसे चिड़िया लोगों को कंट्रोल कैसे करना है. ये एस, ये एन. ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो ऐसे आती है. लाइक दिस, ऐसा है. अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है? एन टू एस. मैंने पहले ही बोला था ना, ये डी होती है. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो वाइडर है, मतलब कि ये जो फील्ड है वो वीक फील्ड है. वीक एरिया है, और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है. ओके, क्योंकि यहां पे बहुत ही क्लोजर मिलती थी फील्ड लाइंस. अब बात करते हैं कि फोर्स की. अब ये एन है और ये भी एन है, तो डेफिनेटली रिपल्जन होगा. ये एस है और ये एस है, तो डेफिनेटली रिपल्जन होगा. ठीक है, ये एफ एन, ये एफ एस. ठीक है, अब मैंने जो एरो बनाया है वो आप ध्यान से देखो. एफ एन का जो एरो है वो छोटा है, एफ एस का एरो बड़ा है. ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे फोर्स भी स्ट्रांग होगा. कैसे? सी, जो एस पोल है, एस इज इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एन इज इन वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्स इज व्हाट? Force is equals to pole strength into magnetic field. F is equals to P into B. Here, BS is greater than BN. S साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो N साइड की फील्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. लेकिन
डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर की ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो दोनों साइड क्या होगी, पी ही होगी, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय पी। तो ये हो गया एफ एस इज ग्रेटर देन एफ एन, सो एफ एस माइनस एफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, मतलब कि जो फोर्स है वो पूरे का पूरा सरेंडर हो रहा है साउथ पोल के जैसा। मतलब कि हम मान सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स obeys डायरेक्शन ऑफ एफएस, मतलब कि एफएस की डायरेक्शन को वो फॉलो करेगा। ओके, और एफएस मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक। देखो ये फोर्स कहां लगी, स्ट्रॉन्ग से वीक। सो रिजल्टेंट फोर्स from stronger to weaker side, स्ट्रॉन्गर से वीकर साइड पे ये फोर्स जाएगा। क्लियर? तो ये है डायमैग्नेटिक कैसे क्रिएट होता है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है। ओके, फटाफट लिख लो, फिर हम आगे थोड़ा जाते हैं। ओके, लेट्स गो। The magnetic susceptibility is negative. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। और ये याद रखना कि जब टेम्परेचर डाउन होगा एट लो टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर बनेगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक के अंदर जब ये टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा तो याद करो हमारा फिजिक्स क्या कहता है, थर्ड चैप्टर, कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस डाउन होगा। एज टेम्परेचर डाउन, रेजिस्टेंस डाउन, ड्यू टू द डाउनवर्ड टेम्परेचर the material becomes pure conductor and pure diamagnetic। प्योर कंडक्टर के साथ साथ प्योर डायमैग्नेटिक भी बनेगा। और जब ये प्योर कंडक्टर बनता है तो उसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में सुपर कंडक्टर कहते हैं। और सुपर कंडक्टर R इज इक्वल्स टू 0। जो रेजिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टर के लिए वो 0 हो जाता है। प्योर डायमैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण इसका ये एडवांटेज होगा कि जब ये मटेरियल ऐसे अरेंज होगा तो एक भी फील्ड लाइन ऐसी नहीं होगी कि उसमें से पास होगी।
ऐसे, कोई भी ऐसी नहीं होगी जो अंदर से पास होगी। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मिजनर इफेक्ट। वो जो साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट के नाम से ये इफेक्ट को बोला जाता है मिजनर इफेक्ट। ओके, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से होते हैं कि भाई NaCl होता है, मतलब कि नमक, फिर नमक का पानी, ठीक है। उसके बाद बिस्मथ, कॉपर, फिर लेड, फिर सिलिकॉन, और उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंपल्सरी ऑन STP होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रहा हुआ नाइट्रोजन भी एज डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ओके, इसके अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि जब ये सुपर कंडक्टर होगा तो सुपर कंडक्टर के अंदर उसका जो म्यू आर होगा, सॉरी ससेप्टिबिलिटी होगी, वो एग्जैक्टली -1 होगी, और जो म्यू आर होगा वो 1 प्लस काई के हिसाब से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, लेकिन एग्जैक्ट -1 कब होती है? जब वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तब होती है। ठीक है, तो ये है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? लिखो। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर बात करनी चाहे तो जो डायमैग्नेटिक के अंदर बात की थी इनिशियल लेवल पे, वो कॉमन है। इलेक्ट्रॉन होता है, मूव करता है, सर्कुलर एक लूप क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, सब 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 वही कॉमन चीज है, किसी भी बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्क क्या है? तो जो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो रिजल्टेंट मिलती थी, यहां पे उससे ऑपोजिट मिलेगी। तो इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, paramagnetic substances do not possess permanent magnetic dipole moment। वो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉजेस ही नहीं करता है। जिससे होगा क्या? फिर से वही रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 0। ओके, इनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव मिलती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव इन दिस केस। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है, वो आपको ध्यान से देखने हैं। वैसे कौन कौन है जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आती है? तो एक एल्यूमिनियम है, एक ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम है, एक कॉपर क्लोराइड है, एक सोडियम है। तो आप ध्यान से देखो, इनमें से कोई भी ऐसा लग रहा है कि जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? तो एक बात क्लियर हो गई कि दे डू नॉट पोजेस परमानेंट मैग्नेट। ये लोग मैग्नेट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बात करनी है कि भाई जब ऐसे मटेरियल को फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो फील्ड भी दो टाइप की आगे बात हुई, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, ये रहा मेरा मटेरियल। याद करो डायमैग्नेटिक में ये ऐसे अरेंज होता था NS, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा NS। बाप रे, तो ये उल्टा होगा तो क्या होगा? उल्टा होने से यहां पे एक अट्रैक्शन होगा, लेकिन कैसा होगा? वीक होगा। ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन और आउटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो मटेरियल होता है उसकी, ये दोनों ऑपोजिट होती है। मतलब कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे रिपल्जन होता है, repulsion on outward side of material। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो लाइन है वो तो दूर और जाएगी, ऐसा लगेगा? नहीं, ध्यान से देखो, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और जब कोई फील्ड लाइन अंदर से पास होगी तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्पिंग करेगी, मतलब कि जो अट्रैक्शन होगा वो अंदर की साइड होगा। तो अट्रैक्शन इज इनसाइड, जिसके कारण जितनी भी फील्ड लाइंस होगी, जितनी भी फील्ड लाइंस, ऐसे अंदर से पास हो जाएगी। सो all lines pass through मटेरियल के अंदर से पास हो जाएगी सारी की सारी फील्ड लाइंस। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा डीट कैरेक्टर का है, ठीक है, ये N, ये S, ये N, ये S, यहां पे वाइडर है मतलब कि वीक साइड है, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है। अब ध्यान से देखो, जब बात फोर्स की आती है तो N एंड S अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन में आएगा, लाइक दिस, एंड दिस इज नोन एज Fn, सॉरी Fs। ओके, सेम दूसरी साइड पे अट्रैक्शन होगा, ये रहा जिस Fn। पता है हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीकर साइड पे फोर्स वीक रहेगा। हियर Fn is greater than Fs, therefore Fn minus Fs is greater than 0। यस, अगर ग्रेटर देन 0 है तो Fr is what?
Fn minus Fs. Let's take a vector sum. The direction of Fr is otherwise same as Fn. Fn की डायरेक्शन में होगी, तो Fn की डायरेक्शन क्या है? एग्जैक्ट डायरेक्शन की बात आती है तो क्या होता है? Fn की डायरेक्शन टुवर्ड द राइट है, मतलब कि वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीक टू स्ट्रॉन्ग है, वीक टू स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। इसमें जो डायरेक्शन होगी वो वीकर टू स्ट्रॉन्गर होगी, और उसमें जो थी वो स्ट्रॉन्गर टू वीकर थी। तो ये फर्क है, ठीक है। तो ये दो चीजों में उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, डायमैग्नेटिक से उल्टा था, लेकिन अब जो मेन कंसेप्ट है उस पर आ जाना है। चलो फटाफट लिख लो। अब एक सीधी बात है, जब बात अट्रैक्शन की होती है तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहता है कि ड्यू टू अट्रैक्शन कि वो एक ट्राई करे। क्या ट्राई करे? तो उसे ट्राई करना है कुछ कि ये जो मैटर है, जो मटेरियल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, tries to align with B0। ये B0 क्या है? ये है B0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सर हो जाने दो ना, हमें कहां दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अलाइन हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब एनर्जी from atmosphere due to टेम्परेचर। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं पता है ना आपको? थर्मल ऑसिलेटिंग एनर्जी। थर्मल ऑसिलेटिंग एनर्जी बोलते हैं। और थर्मल ऑसिलेटिंग एनर्जी का काम क्या है? तो इसका ये काम है कि जो बॉडी अलाइन हुई है उस बॉडी को मोशन में लाना। motion and break its parallel position। और जो उसने पोजीशन ली थी पैरेलली, उसे वो ब्रेक करता है। क्या करेगा? तो सपोज ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते ही ये ऐसे होगा। बाहर से टेम्परेचर अज्यूम किया, ये अपनी पास एनर्जी लाएगा, एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करेगा और ऐसे बन जाएगा वापस। यहां से यहां आने में उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी सारी की सारी खर्च हो जाएगी। फिर क्या होगा? बाहर से एनर्जी आई नहीं भी तो फील्ड उसे ऐसे लेगा। जैसे वो स्टेबल हो जाएगा, हार्श एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
और वापस से फील्ड को बोलेगा टाटा, ऐसे। फिर फील्ड कान पकड़ के उसको नीचे की ओर लाएगा, फिर तो पैरेलल हो जाएगा। फिर से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ऊपर, फिर से कान पकड़ेगा पैरेलल, फिर से अब्सॉर्ब करेगा ऊपर। तो कंटिन्यूअस ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। देयरफॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेवर, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है for 100% is not possible। 100% जो अलाइनमेंट है वो पॉसिबल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। तो अगर 100% अलाइनमेंट करना है तो वो क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहां पे एक बात याद रखो, यहां पे जो मैग्नेटाइजेशन, दिस मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन m depends upon magnetic field and temperature T. Magnetization is proportional to B but inversely proportional to temperature. Therefore, M is proportional to B by T. M is equals to CB by T. ये C क्या है? C is a constant, sometimes known as Lewis constant. M C B by T. अब एक काम करो, इस इक्वेशन को आप म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करो, म्यू जीरो से डिवाइड करो। ओके, वी नो दैट, बट अदरवाइज हियर B is equals to mu zero H. Therefore, B by H is equals to mu zero. तो हमारे पास B by mu zero हो चुका है। ओके, माय मिस्टेक, स्लाइटली ये हो गया mu zero, ये H हमारे पास है, ये B by म्यू जीरो, ये लो B by म्यू जीरो। तो लिख सकते हैं कि M is equals to CH म्यू जीरो by T। M by H is equals to C म्यू जीरो by T। Here, M is equals to chi H. Therefore, M by H is equals to chi. Therefore, chi is equals to C mu zero by T। जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की कि जो किसी भी बॉडी का मैग्नेटाइजेशन कितना होना चाहिए उस पर कंट्रोल रखती है। ससेप्टिबिलिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि किसी भी बॉडी का मैग्नेटाइजेशन कितना होना चाहिए, वो उस पर कंट्रोल रखती है। ओके, तो डायरेक्टली वी नो दैट कि जो मटेरियल की कंट्रोलिज्म है वो टेम्परेचर पे इनवर्स में है कि एज टेम्परेचर डिक्रीज कंट्रोल इंक्रीज। सो हियर वी कैन से दैट M is inversely proportional to temperature। As temperature reduce, magnetization increase। Okay, at some temperature
paramagnetic substance owing to external magnetic field. Okay, is known as क्यूरी टेम्परेचर। इसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे मतलब कि टेम्परेचर रिड्यूस करो, टेम्परेचर रिड्यूस करने से क्या होगा कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस होगा। एक लेवल ऐसा आएगा कि एटमॉस्फेयर में से उसे कोई भी एनर्जी मिलेगी नहीं, मतलब वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। थर्मल ऑसिलेशन एनर्जी विल बी जीरो। उसके बाद जब वो पैरेलल हो जाएगा तो फिर वो ऊपर उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसको ऊपर उठना है तो उसे ये एनर्जी चाहिए। कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। क्यों? टेम्परेचर से। टेम्परेचर ही डाउन कर दिया तो एक लेवल पे टेम्परेचर ला दिया ताकि उसे एनर्जी नहीं मिल सके। और उस लेवल के बाद अगर आप कुछ भी करो तो भी वो मैग्नेटाइजेशन से हटेगा नहीं। इफ temperature will be reduced lower than Curie temperature, अगर टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा, there will be no change in मैग्नेटाइजेशन। उस मैग्नेटाइजेशन के अंदर कोई भी टाइप का चेंज होगा नहीं। अब कितना भी टेम्परेचर रिड्यूस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, लिख लो। Let's go. The next is ferromagnetism. Ferromagnetism is slightly similar to paramagnetic. Ferromagnetic और paramagnetic mostly common है। कैसे? तो यहाँ पे देखो कि paramagnetic material every molecule has its own dipole moment. So here same. Molecule possess magnetic dipole moment. And same thing, this dipole moment are arranged in random. ओके, एक रैंडम अरेंजमेंट देती है। यहां पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रियलाइज अदरवाइज फील अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन फील करेगा। जैसे कि डायमैग्नेटिक में रिपल्जन होता था, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन, सो फेरोमैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन होगा। पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या थी? फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। तो सेम थिंग हियर, फोर्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। वीकर से स्ट्रॉन्गर की साइड पे आपको फोर्स यहां पे मिलेगा, लेकिन यहां पे जो एक चीज नहीं आ रही है वो है उसका डोमेन कंस्ट्रक्शन।
ये डोमेन कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो जब हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर कुछ वॉल्स होती हैं, लाइक दिस, ऐसी कुछ वॉल्स होती है। दिस वॉल इज नोन एज डोमेन वॉल, इसे डोमेन वॉल कहा जाता है। और इस डोमेन वॉल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है वो रेंडमली अरेंज होते हैं। लाइक दिस, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। याद रखना कि ये जो डोमेन है उस सॉरी साइज बता दो आपको कि साइज ऑफ डोमेन जो है बहुत ही छोटी होती हो, 1 मिलीमीटर जितनी होती है, मतलब एक एक डोमेन 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। हाँ, लेकिन ये जो 1 mm का एक डोमेन है, दिस डोमेन कंटेन 10⁻11 molecules। ओ बाप रे, मतलब इनके पास 10⁻11 molecules है भाई। ओ, इतने ज्यादा molecules, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आप ध्यान से समझो कि जब हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की, तो वहां पे एक उसका मोलर वॉल्यूम होता है। तो एवोगैड्रो नंबर में 10⁻23 जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि हम हाइड्रोजन देखें तो जस्ट 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना होगा? बहुत ही स्मॉल। तो ऑन द सेम वे साइज ऑफ डोमेन इज 1 मिलीमीटर, बट ईच डोमेन कंटेन्स अराउंड 10⁻11 मॉलिक्यूल्स वो अपने पास रखता है। ओके, अब ये रैंडम अरेंजमेंट है। अब हम इसे डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नाउ इफ domain is placed in external magnetic field, चलो इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं, उसकी वैल्यू लेंगे B0, ये डाल दिया। ओके, नाउ तो होगा क्या? ऑल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट align in direction of B0, B0 की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, जिसके कारण जो डोमेन वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी। डोमेन वॉल ब्रेक हो जाएगी, और ये डोमेन वॉल ब्रेक होने के बाद मुझे ऐसा पूरा एक ह्यूज डोमेन मिलेगा। क्या मिलेगा? ह्यूज डोमेन। और यहां पे जैसे मैंने बात की कि हर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आपका जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ब्रेक हो जाएगा, और डोमेन वॉल और एक आपका पूरा बड़ा डोमेन मिलेगा। ठीक है,
तो ऐसे काम करता है जब उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं। ओके, अब इस कंडीशन के बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं, नाउ सपोज if magnetic field is removed, सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दिया हमने, तो क्या होगा कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, some material still have मैग्नेटिज्म। ओह, मतलब कि ये ऐसा ही कंडीशन में रहेगा, सेम कंडीशन में। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। और ये जो मटेरियल है उसे बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल। क्या बोलते हैं? हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, हार्ड। तो हार्ड में कौन आता है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे आलनी को, फिर लोडस्टोन। आलनी को क्या है? तो आलनी को एक एलॉय है जो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन और कॉपर से बनी है। आलनी को एक एलॉय है और जो लोडस्टोन है वो भी एक नेचुरल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि जब भी हम मैग्नेटाइजेशन रिमूव करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे, तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हुआ है वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। ये उसकी एडवांटेज है। ओके, इसका यूज कहां होता है? तो यूज एज मैग्नेटिक नीडल। इन कंपास, इन कंपास के अंदर ये मैग्नेटिक नीडल का बिहेव, मतलब मैग्नेटिक नीडल के लिए इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे भी है जिसे अगर हम रिमूव करें कि भाई इफ magnetic field is removed, its magnetization will be cancelled। मैग्नेटाइजेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे जो मटेरियल है उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। ओके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल में देखा जाए तो खुद आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आ जाता है, ठीक है। और गैडोलीनियम करके एक और भी नेचुरल मटेरियल है, वो भी एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है कि जब
हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। जैसे फील्ड रिमूव कर दी वो अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, और ये पूरी सिस्टम की जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो 1000 से भी ज्यादा होती है। Relative permeability is more than 1000, which is very huge, very huge. Okay, तो ये था उसका एक ओवर इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर पे उसकी क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही किसी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करना शुरू करेंगे, जो इसकी डोमेन से वो डोमेन्स ब्रेक होना शुरू करेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीज, डोमेन्स स्टार्ट टू ब्रेक। डोमेन्स जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देगी, थोड़ा दर डोमेन्स ब्रेक होते जाएंगे। और जब टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन TC, TC मतलब क्या, TC मतलब क्यूरी टेम्परेचर, पैरामेट्रिक मटेरियल में देखो, तो व्हेन टेम्परेचर राइज मोर देन क्यूरी टेम्परेचर, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो सीधा पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। For more than Curie temperature, ferromagnetic material is converted into paramagnetic material. Okay? और उसको जो कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है, जो उसकी हम लोग परमी ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन की, वो हो जाएगा C डिवाइडेड बाय T माइनस TC। We know that the T is given temperature and TC it's Curie temperature। तो Curie टेम्परेचर पे आते ही ये फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एमसीक्यू में पूछा जाता है। गुजरात बोर्ड के या अदर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं कि भाई कौन से टेम्परेचर पे ये एग्जैक्टली फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक में, या तो अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से अगर बढ़ा है तो फेरोमैग्नेटिक के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, कन्वर्ट होता है, यस नो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉर्मल मैग्नेटिक, सिर्फ फेरो का फेरो ही रहेगा, तो ऑप्शन है तीनों में से एक भी नहीं। तो ये है हमारा पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टॉपिक। ओके, लेट्स गो। लेट्स गो। हमने ये 3 टॉपिक पढ़े, डाया, पैरा, फेरो, ठीक है। उन तीनों टॉपिक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखनी है, वो क्या है, तो वो है उनकी ससेप्टिबिलिटी। इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। यहां पे सुपर कंडक्टर आता है, सुपर कंडक्टर जो होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, इसलिए हम यहां पे लेस और इक्वल 1 लगाएंगे। इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन जो मटेरियल होता है उसकी जो परमिटिविटी होती है उससे तो छोटी होती है, और यहां पे ग्रेटर 1 मिलेगा। ओके, तो देखो यहां पे अगर मैं दोनों साइड पे +1 ऐड करता हूं, ठीक है, तो +1 +1 +1, सब जगह पे +1, 1 - 1 इट्स 0, 1 + I
it's mu r, it's less than 1. Therefore mu r it's less than 1. Mu r is what? Mu divided by mu 0 less than 1. So mu is less than mu 0. Mu is less than mu 0. Simple. यहां पे बात करते हैं. चलो तीनों साइड पे +1 ऐड करो. +1 +1 +1. 1 + 1, sorry, 1 + 0 it's 1. It's mu r. It's 1 + epsilon. ओके, तो यहां पे पता चल गया कि भाई mu r is greater than 1. Therefore mu divided by mu 0 is greater than 1 and mu is greater than mu 0. Mu is greater than mu 0. देखो अभी यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं कि और बहुत ज्यादा है. तो mu r is greater 1. Mu divided by mu 0 greater 1. Mu is greater mu 0. तो इससे एग्जैक्टली पता क्या चला? तो इससे ये पता चलता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमें नेगेटिव मिलती है, लेकिन उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आते ही वो पॉजिटिव हो जाती है. ओके, और उस मटेरियल की परमेबिलिटी, उस मटेरियल की परमेबिलिटी वैक्यूम की परमेबिलिटी से भी कम होती है. मींस mu is less than 4 pi 10⁻⁻7 से भी कम. सिमिलरली यहां पे 0 और एप्सिलॉन के बीच में मतलब पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव ही हमें मिलती है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे mu इज ग्रेटर देन mu 0. यहाँ पे लार्जर है तो यहाँ पे भी लार्जर है, तो ये भी हमें लार्जर रिलेशन मिल रहा है. तो यहाँ पे बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं कि भाई व्हाट डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसी होती है? 0 होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इनफाइनाइट होती है. तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? नेगेटिव, क्योंकि डायमैग्नेटिक में नेगेटिव होती है. डायमैग्नेटिक में नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ परमिएबिलिटी होती है, सॉरी ससेप्टिबिलिटी होती है. परमिएबिलिटी जो है वो तो पॉजिटिव होती है. आपको सिर्फ एक ही हिंट याद रखनी है, एक ही हिंट. परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑल आर पॉजिटिव. नेगेटिव होती है वो है ससेप्टिबिलिटी, और वो भी सिर्फ डाया की, वो डाया की. सिर्फ और सिर्फ ससेप्टिबिलिटी और वो भी सिर्फ डाया की नेगेटिव. बाकी सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव. कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको. क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने तीनों के तीनों डाया, पैरा और फेरो को एक्सप्लेन किया है. इफ यू लाइक माय वीडियो देन कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.